तो पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के बीच बलूचिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है और हमारे साथ बलूचिस्तान से वहां की नेता नैना बलूच हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ बने रहेंगे। नैना, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है बलूचिस्तान में, जुल्म सितम की एक लंबी इंतहा कहानी वहां पे पाकिस्तान की सेना का जिस तरह से खिलाफत वहां पे होती है, तो आज पाकिस्तान में खासतौर से बलूचिस्तान में ब्लैक डे मनाने को लेकर किस तरह का ये फैसला और किस तरह का ये जो लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है? नैना जी शुक्रिया। ऐसा है कि ये जो ब्लैक डे है या काला दिन है या यौम सियाह है, ये आज से नहीं है। हम हमेशा 14 अगस्त को ये दिन मनाते हैं, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन अंग्रेज ने जाते जाते जो उसने दूसरी जंग अजीम में शिकस्त खाई और यहाँ से जो निकलना पड़ा उसे आज़ादी की तहरीकों की वजह से, तो वो जाते जाते कैंसर का बीज बो के चला गया है सारे हिस्से में, और उस कैंसर का नाम पाकिस्तान है। और उस कैंसर की वजह से ये जो सरतान है, ये जो फोड़ा है धरती के ऊपर, ये 14 अगस्त को ऐलान करके गए वो। और ये उनकी जो प्रॉक्सी सारी पॉलिसीज हैं, जो इनडायरेक्ट न्यू कॉलोनियलिज्म इन्होंने यहाँ पे बनाए रखा, क्योंकि ये डायरेक्ट हुक्मरानी के काबिल नहीं रहे थे, तो उसको कायम रखने के लिए ये एक तरह से अंग्रेज के नुमाइंदे हैं जो यहाँ बैठे हैं। अंग्रेज के वो नौकर हैं जिन्होंने अंग्रेज के कहने पर धरती को तोड़ा, अपने मुल्क को तोड़ा, अपने मुल्क के टुकड़े किए। तो ये वो लोग हैं, और ये जब आज़ादी की बात करते हैं तो बहुत अजीब लगता है। ये लोग इस काबिल नहीं है कि आज़ादी का नाम ले सकें। आज़ादी एक अजीम बात होती है। ये इस फ्रॉड को जो अंग्रेज ने इनको, जो ब्रिटिश ने इनको नौकरी दी है, उसको आज़ादी कहते हैं। और बलूचिस्तान इसको इसलिए ब्लैक डे कहता है कि जैसे ये आज़ाद हुए, इन्होंने हम पे प्रेशर डालना शुरू किया। हम एक आज़ाद मुल्क थे। अंग्रेज जब नायला, मैं यही जानना चाहता हूँ, नायला मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूँ। नायला, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपकी अलग बलूचिस्तान की अलग आइडेंटिटी, अलग पहचान की जो बात बार बार आती है, बलूचिस्तान की जो बार बार बात आती है। जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि हम ब्लैक डे इसलिए मनाते हैं कि जब अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरानी कर रहा था, बंगाल से पंजाब तक, तब भी बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। और हमारी जो ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 27 मार्च 1948 को हमला करके ख़त्म की, इसकी उम्र 705 साल है। तो 705 साल पुरानी हमारी जो गवर्नमेंट थी, जो हमारी सल्तनत थी, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया अंग्रेज की मदद से। और उस वक्त भी पाकिस्तानी फौज बरतानिया को जवाबदेह थी। यानी वो पाकिस्तान जो अपनी आज़ादी का ऐलान करते हैं, वो आज़ादी के कई साल तक इनकी फौज बरतानिया की फौज को जवाब दे रही है और उनके अंडर काम करती रही है। तो ये बाकायदा सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान अक्सर ये बात कहता है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान का नाम जब आता है वो चुप हो जाता है, कहता है भारत शरारत करता है। सवाल इस बात का है कि आप वहां के लीडर हैं, वहां के लीडरान, ये बात इंटरनेशनल फोरम्स पे लगातार हो या उठती रहे, इसके लिए कुछ कोशिश, पुरजोर कोशिश वहां पे होती है? जी जी बिल्कुल। इस वक्त भी यूएन में जितने ह्यूमन राइट्स के सेशंस होते हैं, बलोच नुमाइंदगी उसमें मौजूद है। और बलूचिस्तान में होने वाली जो पाकिस्तान की जेनोसाइडल पॉलिसीज हैं, उसको उठा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। और अभी जो ये मोदी जी ने ऐलान किया है, हम बहुत इस पे खुश हैं। और बलूचों की तरफ से शुक्रिया मोदी जी का कि 70 साल में पहली बार किसी इंडियन लीडर ने पहली बार बलूचिस्तान के ऊपर होने वाले मजालिम पर आवाज उठाई है। शुक्रिया शुक्रिया। नायला हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय एक्सटर्नल अफेयर्स का मसले देखते हैं, हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, आप सवाल कोई करना चाहेंगे नायला से? नायला, आप बहुत लंबे समय से बलूचिस्तान का संघर्ष चल रहा है, आपकी लड़ाई चल रही है। क्या आपको लगता है कि इस लड़ाई को जोर मिलेगा? भारत ने जिस तरीके से कहा है, भारत के पीएम ने कहा है, उसके बाद आप क्या देखती हैं, लड़ाई आगे कैसे जाएगी? देखें, 2 महीने पहले मैं भारत आई थी, तो उस वक्त मुझे यही जवाब सारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से मिला कि भारत की कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक तय ही नहीं हुई कि बलूचिस्तान के लिए हम आवाज उठाएं। तो जितने थिंक टैंक से, पॉलिसी मेकर से, सबसे मेरी पॉलिटिशियन से बात होती रही और हमने जो प्रेजेंटेशंस मैंने वहां पर दी, उसके बाद ये जो मोदी साहब ने जो अब ये मुद्दे को इतने जोश से और इतनी जज्बे से और इतनी जुर्रत से उठाया है, जो आज तक कोई नहीं उठा सका 70 साल में,
तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत कोई मामूली मुल्क नहीं है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लूरलिस्ट मुल्क है, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा मज़ाहब जिंदा हैं और इज्जत से रहते हैं। तो ऐसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो इतना बड़ा मैंडेट रखता है, उसकी कोई कोलिशन किस्म की गवर्नमेंट नहीं है, वो अपने फैसले ले सकते हैं। तो इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस मसले को यानी बलूचिस्तान के मसले को मोदी जी के उठाने के बाद अब पाकिस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं रहा कि वो दबा सके। अब इस चीज को बलूच एक्टिविस्ट क्या कोशिश करेंगे कि एक बार एक फॉर्मल डेलीगेशन, जैसे पिछली बार आप आई थी, अब इस ऐलान के बाद एक फॉर्मल डेलीगेशन इंडिया भेज के और इस तरफ से प्रस्ताव दिया जाए या कोई मदद मांगी जाए? जी, हम लोग कर रहे हैं इस पे हो रहा है, एक फॉर्मल डेलीगेशन की बात हो रही है और बिल्कुल हम उस पे काम कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ेगी बात, और जैसी बढ़ेगी तो आपके सामने खुद आ जाएगी। और इसमें यह है कि यूएन में जो इस वक्त अभी सेशन है सितंबर का, उसमें अगर सुषमा जी जा रही हैं या मोदी जी जा रहे हैं, जो भी जाए, तो हमारे यानी बलूचिस्तान की तरफ से, सिंध की तरफ से, सिंधु देश की तरफ से और बल्तिस्तान और पाकिस्तानी जो मकबूजा कश्मीर है उसकी तरफ से, पश्तूनों की तरफ से, सबकी तरफ से हमारी सबकी सपोर्ट उनके साथ है कि वो जाएं और हम सब के हक के लिए बात करें कि पाकिस्तान कौमों की एक जेल है और 14 अगस्त एक ब्लैक डे है, जिसमें जो इस जेल के बनाने का दिन है, एक टॉर्चर सेल बनाने का दिन है, जिसमें के सारी कौमें इस वक्त कैद हैं पाकिस्तान के नाम पर। और ये कराए के कातिलों का, पेशावर कातिलों का एक ग्रुप है जो अपने आप को पाकिस्तान आर्मी कहता है, और ये मैसनरीज हैं, इन्हें जहाँ से डॉलर्स मिलते हैं ये कमर कस लेते हैं लोगों का कत्लेआम करने के लिए। 30 लाख बंगाली इन्होंने शहीद किए, 30 लाख अफगान इन्होंने शहीद किए और 2 लाख बलोच अब तक ये शहीद कर चुके हैं। और हर रोज बमबारी करते हैं, हर रोज डेली जो है ये 100 से ऊपर लोगों को मार रहे हैं हमारे, और बच्चों को, मासूम लोगों को, औरतों को उठा के ले जा रहे हैं, रेप कर रहे हैं और ऑर्गन्स की सेल कर रहे हैं। ये 14 अगस्त को क्या यौम सियाह कहें तो क्या कहें कि ये हमारे नौजवानों के, हमारे बच्चों के आंखें और उनके दिल और जिगर और गुर्दे ये बेच रहे हैं, ऑर्गन ट्रेड कर रहे हैं, खून बेच रहे हैं। और उसके ये बहुत गंभीर आरोप आपने लगाया है। मैं एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद अब अगर आपका आंदोलन तेज होता है और तो इसके रिटेलिएशन में बलूचिस्तान में जो लोग वहां हैं, जो मासूम हैं, जो कि मजलूम हैं, उनके ऊपर जुल्म ज्यादा बढ़ सकता है? क्या आपको डर है इस बात का? जुल्म की तो सारी हदें पार हो चुकी हैं। हमारे पास तो ऐसे भी मरना है और वैसे भी मरना है। हमने तो मौत से दोस्ती कर ली है, हम तो मौत से नहीं डरते। और हमारे लिए जो इनसे थोड़ा ही कुछ नहीं है, अंग्रेज की जुर्रत नहीं थी कि बलूचिस्तान पे फौजें लेके चढ़ता। अंग्रेज ने कोशिश की और अंग्रेज को शिकस्त दी बलूचों ने। और ये जो है अंग्रेज के नौकर, ये आके ये हमारी औरतों को रेप कर रहे हैं। ये हम बलूच अपनी इज्जत के लिए से ज्यादा किसी चीज को अहमियत नहीं देते। और ये जो रोज की बमबारियां कर रहे हैं, ये हमारे डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, लॉयर्स को, हमारे प्रोफेसर्स को इन्होंने ऐसे कत्ल किया है, टारगेट किलिंग की है। इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम अभी किसी रिटेलिएशन से नहीं डरते। हमें पता है कि हमने तो या इज्जत से जीना है, आजाद होके जीना है, और या अगर हमने मरना है तो हमने लड़ते हुए मरना है। हम इनके सामने सर झुका के मरने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नायला आपका कि आपने ये अपनी बात कही। शुक्रिया प्रणय आपका भी पूरी बातचीत करने के लिए।